हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस, मैं घर पर नहीं थी, इस वजह से मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर नहीं किया। पर आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे डेली अपडेट करूँ। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी विहिंग से गुस्सा हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वो खाने के लिए एक होटल में आए थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, एक वेटर आकर उन्हें ग्रीट करता है जो काफ़ी यंग था। वो उन्हें कॉर्नर वाली सीट पे लेके आया था जो पहले से ही रिजर्व थी। उस टेबल में पहले से ही काफ़ी सारा फूड रखा हुआ था। ये सब हुआन ने अरेंज किया था वांगजी के साथ एक परफेक्ट डेट के लिए, लेकिन विहिंग ने उसकी डेट की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही विहिंग टेबल में रखे हुए डिलीशियस फूड को देखता है, उस पर टूट पड़ता है जैसे वो सदियों का भूखा हो। देखा जाए तो ये बात झूठ भी नहीं थी, क्योंकि क्लाउड रेसेस का खाना उसकी समझ से बाहर था। न जाने कितनी बार उसने मैम्या और हुशान से उस खाने की शिकायत करी होगी। विहिंग बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जिस वजह से उसके माउथ के कॉर्नर से सॉस बाहर निकल रहा था। वांगजी अपनी टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। अगर विहिंग के अलावा कोई और इतने मैसी तरीके से खा रहा होता तो वांगजी उसके साथ कभी भी एक टेबल शेयर नहीं करता, क्योंकि वांगजी को डर्टी थिंग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अभी बात विहिंग की है, इसलिए वो चुपचाप अपना फूड एंजॉय कर रहा था। और ये सब देखकर हुआन को ऐसा लग रहा था जैसे विहिंग नहीं, वो उन दोनों के बीच में थर्ड व्हील हो। अब फाइनली वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल गए थे। विहिंग के हाथ में वो लालटेन अभी भी थी। जैसे ही वो क्लाउड रेसेस पहुंचने वाले थे, तभी विहिंग की नज़र वेंचिंग पर पड़ी, जो अकेले जंगल की ओर जा रही थी। ये बात थोड़ा अजीब थी, क्योंकि उस टाइम पर ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। विहिंग खुद को एक्सक्यूज करके वेंचिंग के पीछे चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद वेंचिंग झरने के पास जाकर रुक गई थी और विहिंग उससे थोड़ी ही दूर में था, जो पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। तभी वेंचिंग के पास एक गोल्डन कलर की बटरफ्लाई आई जो बहुत चमक रही थी, और देखते ही देखते वो बटरफ्लाई एक औरत में बदल गई। एक बूढ़ी औरत जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। तभी वेंचिंग उस औरत से गुस्से में कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको ये बात पता है कि इस तरीके से मिलना खतरे से खाली नहीं है। तभी वो ओल्ड लेडी उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। तभी वो औरत कहती है, अगर ये बात इतनी ज़रूरी नहीं होती तो मैं नहीं आती। वेंचिंग ने कहा, जल्दी कहिए क्या बात है। तभी वो औरत कहती है, राजकुमारी, महाराज की तबीयत खराब होती जा रही है। अगर आपने जल्दी उस तलवार को नहीं ढूंढा। उसने इतना ही कहा था। वेंचिंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं जल्दी उस तलवार को ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत करिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। तभी उस लेडी ने उसे झुककर बो किया और वो वहाँ से गायब हो गई। उस औरत के जाने के बाद वेंचिंग परेशान लग रही थी, और ये बात विहिंग ने भी सुन ली थी। वो इतना तो समझ गया था कि वेंचिंग यहाँ सिर्फ शिक्षा लेने के लिए नहीं आई है। वो खुद को नहीं रोक पाया और वेंचिंग के पास चला गया। उसने कहा, तो तुम यहाँ तलवार लेने आई हो? वेंचिंग अपने ख्यालों में ही खोई थी। विहिंग की आवाज़ सुनकर वो शॉक हो गई। जब उसने पलटकर विहिंग की तरफ देखा तो उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वेंचिंग उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। उसका ऐसा बिहेव देखकर
विहिंग इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, कैसा रहेगा अगर ये बात मैं कुरेन को जाके बता दूं? तुम यहाँ उसकी कोई खास तलवार चुराने आई हो जिससे तुम अपने पिता की जान बचा सको। मुझे यकीन है कि वो ओल्ड डेमोन ये जानने के बाद तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। ये सुनने के बाद वैंचिंग फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ थोड़ा डर भी गई थी। उसे लगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर सच में इसने कुरेन को बता दिया तो उसे पता चल जाएगा कि वैंचिंग एक प्रेत है जो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि विहिंग उसे डरा रहा था क्योंकि कुरेन को बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसे लगा अब वैंचिंग उसे सब कुछ बता देगी, पर वैंचिंग का जवाब उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था। वैंचिंग विहिंग की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। उसने कहा, तुम्हें लैन कुरेन को बताना है, जाकर बता दो। और वैसे भी तुम प्रेत घाटी के राजा हो, तो तुम्हें रोकने वाला कौन है? ये सुनकर विहिंग कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वैंचिंग कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? अगर डेमोनिक मास्टर अपनी पास्ट लाइफ भूल गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच नहीं है। वैंचिंग की ये बात सुनकर विहिंग को अनईजी फील होने लगा था। उसने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ। लेकिन वैंचिंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम आत्माओं के कब्रिस्तान से तलवार ले आए जिसे कोई छू भी नहीं सकता? इसका कोई मतलब नहीं। वो तलवार अपने मालिक को जानती है, इसका मतलब है वो तुम्हें जानती है। सूबियान डेमोनिक है, उसकी शक्तियाँ किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं, पर वो तुम्हारे पास है। इसका मतलब है तुम हमारे डेमोनिक कल्टीवेशन मास्टर हो। और रही क्लाउड रेसेस में रखी तलवार की, वो मुझे अपने पिता के लिए चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने उस इंसान के लिए अपनी जान दे दी जिसने तुम्हें कभी प्यार भी नहीं किया। उसने अपनी तलवार से तुम्हारे दिल पर वार किया था। वैंचिंग की ये बात सुनकर सूबियान अग्रेसिव होने लगी थी। उसमें से ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हो गया था। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे और आंधी चलने लगी। विहिंग को वो डरावनी आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी थी। वो दर्द में चिल्लाने लगा था और सूबियान ने वैंचिंग पर हमला कर दिया था। वैंचिंग समझ गई थी कि विहिंग को उसका पास्ट याद दिलाकर उसने गलती कर दी। अगर उसने विहिंग को शांत नहीं किया तो सूबियान उसकी जान ले लेगी। वो जैसे तैसे सूबियान के वार से बचकर विहिंग के पास गई। उसने अपनी डेमोनिक पावर से विहिंग को बेहोश कर दिया, जिससे सूबियान शांत हो गई थी और वैंचिंग डर के मारे विहिंग को वहां छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ लैन कुरेन थे जो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तभी उसके पास एक एल्डर आए जो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, मास्टर, सूबियान बैनर के अंदर नहीं है, वो गायब हो गई है। लेकिन ये बात सुनकर लैन कुरेन को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कामली आंसर दिया, मैं जानता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर उस एल्डर की भौवें ऊंची हो गई थी। उसने शौक में कहा, आप जानते थे और इसके बाद भी आप यहाँ शांति से बैठे हैं? तब लैन कुरेन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमारा बनाया हुआ वो बैनर उस तलवार को रोक सकता है? उस तलवार की शक्तियाँ हमारे बस के बाहर हैं और अब वो अपने मालिक को पहचान चुकी है, तो वो उसे कैसे छोड़ सकती है? ये बात सुनकर वो एल्डर घबराते हुए कहते हैं, मास्टर, आपका मतलब है वो 17 साल का बच्चा विहिंग डेमोनिक ग्रैंड मास्टर है? लेकिन लैन कुरेन ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो खुद इस बारे में श्योर नहीं थे। लेकिन सूबियान विहिंग को अपना मालिक मानती है। इसका मतलब था विहिंग में कुछ ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए थी। तभी लैन कुरेन ने कहा, वो तलवार बहुत ताकतवर है, हम उसे बस में नहीं कर सकते।
उसे उसके मालिक के साथ रहने दो। बस विहिंग पर नज़र रखना। तुम्हें कभी भी लगे कि वो हमारे लिए खतरा है तो उसी पल उसकी जान ले लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। लाइब्रेरी से वो सीधे उस गुफा में आए थे जहाँ उसके गुरु की तलवार रखी थी। जहाँ पर विहिंग की सुबियान ब्लैक कलर की थी, वहीं वो तलवार वाइट कलर की थी। उस तलवार से तेज रोशनी फूट रही थी। लैन कुरेन उस तलवार के सामने जाने के बाद वो करते हैं। उन्होंने कहा, वो वापस आ गए हैं मास्टर, पर इस बार आप नहीं हैं उन्हें रोकने के लिए। क्या मैं इस बार उन्हें रोक पाऊंगा? ये कहकर वो एक गहरी सांस लेते हैं। तब वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, उस तलवार में इतनी ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हजारों निर्दोषों की जान ली है, बल्कि उसमें इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि उसके मालिक की जान उस इंसान ने ली थी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और वो इंसान कोई और नहीं, लैन कुरेन के मास्टर थे, जिनकी तलवार कुरेन के सामने थी। ये तलवार वेंचिंग के पिता को ठीक कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर 3 घंटे बेहोश रहने के बाद फाइनली विहिंग को धीरे धीरे होश आने लगा था। उस टाइम पर रात के 10 बज रहे थे और विहिंग का सर दर्द से फट रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो वेंचिंग के पीछे यहाँ आया था, पर वेंचिंग वहाँ पर नहीं थी। विहिंग को लगा शायद वो सैरी टाउन में कुछ ज़्यादा ही थक गया था, जिस वजह से उसे चक्कर आ गया। वो जैसे तैसे उठा और अपनी रूम की ओर चला गया। उसके हाथ में एम्परर स्माइल थी, जिसे उसने रास्ते भर वांगजी और हुआन से छुपा कर रखी थी, क्योंकि इस क्लैन का एक रूल ये भी है कि यहाँ शिष्य ड्रिंक नहीं कर सकते, और क्लाउड ड्रेसेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही विहिंग अपने रूम के पास पहुंचा, वहां पर एक फैमिलियर फिगर खड़ा हुआ था। विहिंग खुश होकर उसके पास गया। उसने कहा, हंगुनजुन, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी को पता था कि विहिंग वेंचिंग के पीछे गया है, इसलिए वो सो नहीं पा रहा था। तभी वो चेक करने के लिए आया था कि विहिंग वापस लौटा या नहीं, पर जाने से पहले ही विहिंग ने उसे पकड़ लिया। सडनली विहिंग को देखकर वांगजी शॉक हो गया था। ये पहली बार था जब आंसर देते समय उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नाइट पेट्रोलिंग में हूँ। ये सुनकर विहिंग गिगल करने लगा। तभी विहिंग धीरे से कहता है, ऐसा क्या है मेरे रूम में जो सेकंड मास्टर लैन मेरे रूम के बाहर नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं? ये बात वांगजी ने भी सुन ली थी, जिससे वो ब्लश करने लगा। तभी वांगजी की नज़र विहिंग के हाथ में पड़ी। विहिंग ने पानी की बोतल पकड़ी हुई थी जिसके अंदर एम्परर स्माइल थी। जैसे ही विहिंग ने नोटिस किया, उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। वांगजी ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, मुझे प्यास लगी है। अभी विहिंग उसे अपने रूम में नहीं ले जा सकता था, पर मना करके वो रूड नहीं बनना चाहता था। विहिंग ने कहा, ठीक है, अंदर चलिए, मैं आपको पानी देता हूँ। जैसे ही वो अंदर गए, टेबल में रखी हुई जग का पानी खत्म हो गया था। तभी विहिंग ने एम्परर स्माइल टेबल में रखी और जग में पानी भरने के लिए बाहर चला गया। लेकिन उसके वापस आने तक वांगजी ने एम्परर स्माइल को पानी समझकर पी लिया था। जैसे ही विहिंग ने ये देखा, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। तभी उसे वो कोड़े याद आने लगे जो उसे कल पढ़ने वाले थे। तभी वो सोच रहा था, जब उसने एक रूल तोड़ा था तो उसे 50 कोड़े पड़े थे, और इस बार तो उसने 2 रूल तोड़े हैं। एक तो क्लाउड रेसेस में शराब ले आया, और दूसरा द ग्रेट हंगुनजुन ड्रंक हो गए। वो गहरी सोच में था। वो अपने एक हाथ से ये काउंट कर रहा था कि उसे कल कितने कोड़े पड़ने वाले हैं, और दूसरा हाथ उसकी अपनी बैक में था, जहाँ पनिशमेंट की वजह से उसे अभी तक दर्द था।
तब तक वांग जी को भी चढ़ गई थी। उसने विहिंग की तरफ देखकर कहा, इधर आओ। विहिंग नर्वस था क्योंकि आज वो ड्रंक लंजा से मिलने वाला था। डर के मारे उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने कांपते हुए पांव से उसके पास गया। वांग जी उसे घूर रहा था और विहिंग चुपचाप उसके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन 10 मिनट बीत गए, वांग जी अभी भी साइलेंटली उसे देख रहा था। तभी विंग सोचने लगता है, वांग जी कर क्या रहा है? लेकिन डर के मारे वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। कुछ टाइम बाद विहिंग ने अपने डर को थोड़ा साइड किया और कहा, हंगुन जुन, क्या रात भर आप मुझे ऐसे ही घूरने वाले हैं? फाइनली वांग जी ने कहा, मुझे रैबिट पसंद है। ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, क्या एम्परर स्माइल पीने के बाद वांग जी का दिमाग खराब हो गया है? उसने कंफ्यूज होकर पूछा कि आपको रैबिट का मीट खाना है? ये सुनने के बाद वांग जी के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वांग जी ने कहा, मुझे उसका मीट नहीं खाना, मुझे वो पसंद है और तुम रैबिट की तरह हो। ये सुनकर विहिंग ब्लश कर रहा था। उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। वांग जी को विहिंग इतना क्यूट लग रहा था, वो विहिंग के दोनों गाल पिंच करने लगा। तभी विंग शर्माते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हें मैं भी पसंद हूँ? लेकिन वांग जी ने उसका कोई आंसर नहीं दिया और उसके फेस में धीरे से स्लैप किया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली गाइस, आज से 2 दिन पहले मैंने एक नया FF शेयर किया था जिसका नाम है माई लिटिल एम्प्रेस और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज मैं अभी उसे नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मुझे पहले ब्लैक एंड वाइट को शेयर करना है। लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं उसे ही कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए एंड प्लीज़ मेरे ब्लैक एंड वाइट को भी देखिए।